स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 27 सितंबर और आज हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का एनालिसिस। एक ही आर्टिकल है जिसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं और उसका नाम है डेथ पेनल्टी डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इस पूरे आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे चलकर आपको आर्टिकल समझने में आसानी होगी। डेथ पेनल्टी को दूसरे टर्म्स में जो है कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है, जो आपने सुना होगा अक्सर सुप्रीम कोर्ट की किसी तरह की जजमेंट में। और इंडिया में जो कोर्ट है वो डेथ पेनल्टी डिसाइड करने से पहले दो चीज़ों के ऊपर हमेशा जो है कंसिडर करते हैं। एक है आपका द नेचर ऑफ क्राइम और दूसरा है आपका द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। अब नेचर ऑफ क्राइम और ग्रेविटी ऑफ क्राइम ये क्या है ये मैं बता दूं। सपोज़ कीजिए कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, तो वो हो गया है नेचर ऑफ क्राइम। वहीं उस व्यक्ति के जो है अगर 1000 टुकड़े कर कर उसे जला दिया गया है तो वो है आपका ग्रेविटी ऑफ क्राइम। मतलब कि कितनी बर्बरता दिखाई गई है एक पर्टिकुलर क्राइम को करने में, वो आता है ग्रेविटी ऑफ क्राइम के अंदर। और किस तरीके का क्राइम है वो आता है नेचर ऑफ क्राइम के अंदर। तो ये हुए नेचर और ग्रेविटी ऑफ क्राइम। तीसरा एक और जो डॉक्ट्रिन है जो बार बार जो है आपका न्यूज़ में भी आता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और रूलिंग में रहा है हमेशा डेथ पेनल्टी को लेकर, वो है द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब है कि एक ऐसा केस जो कि पहले कभी सुना ही ना हो, इतना हीनस केस जो पूरी की पूरी मानवता के लिए एक शर्मनाक हो, और ऐसे केसेस को जो है हीनस केसेस की कैटेगरी में रखा गया है और उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा गया है। और इसमें जो है डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी दिया गया है। और इंडिपेंडेंट इंडिया में मैं बता दूं जो पहला केस था जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंसिडर किया गया था वो था नाथूराम गोडसे का केस। जी हाँ, वही पॉपुलर केस जिसमें नाथूराम गोडसे ने जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो इसको जो है सबसे पहला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि बेसिकली आर्टिकल है क्या। अभी क्या है जो बार बार देखने में आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि अलग अलग बेंचेस जो हैं आपका सेम नेचर ऑफ ऑफेंस और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को लेकर अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए एक सेम केस आया है जिसमें एक बंदे को मार दिया गया है और उसके काट के फेंक दिया गया है, तो एक बेंच जो है उस पर डेथ पेनल्टी दे रहा है, दूसरा बेंच जो है उस पर 14 साल या 15 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस तरह की डिसीजन दे रहा है। बावजूद सेम नेचर ऑफ ऑफेंस या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस होने के बावजूद भी केसेस में जो डिसीजन में जो आ रही हैं जो सज़ाएं हैं वो अलग अलग सुनाई जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये जो पूरा मैटर है डेथ पेनल्टी का, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के पास गया है। अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना चाहिए एक डेथ पेनल्टी को अनाउंस करने के वक्त। तो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेफरेंस में कहा है कि ट्रायल कोर्ट को जो है सोशल लेवल पे जो सोशल स्टेज है, सोशल स्टेटस है, उसको कंसीडर करना चाहिए। एज क्या है किसी क्रिमिनल या कन्विक्ट की वो देखनी चाहिए। उसका एजुकेशन लेवल क्या है, क्या कन्विक्ट किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में इससे पास्ट में रहा है या उसकी फैमिली कंडीशंस क्या रही हैं या सर्कमस्टांसेस क्या रही हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप समझिए कि ये जो इंटरवेंशन है, जो डिफरेंट कॉर्नर्स में जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हस्तक्षेप है, इसको बहुत अच्छा माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इससे जो ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजंस में जो डिफरेंसेस हैं और जो गैप हैं, वो गैप को जो है भर दिया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के उसकी पालना कर दी जाए ट्रायल कोर्ट के लेवल पर। तो अभी देखिए होता क्या है, जो एक रूल है वो ये है कि सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और केस चलने के बाद वो कन्विक्ट हो गया, तो जज जो है जिस दिन उसको कन्विक्ट घोषित करेगा उस दिन उसे सज़ा नहीं सुनाएगा। उसे बोला जाएगा कि आगे एक तारीख जो है नियुक्त की जाती है और इस तारीख पे आपको सज़ा सुनाई जाएगी, और इस सारी तारीख पे जो आपको सज़ा सुनाई जाएगी उसमें अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि कन्विक्ट को जिस दिन सज़ा सुनाई जाती है उसी दिन जो है उसे कन्विक्ट घोषित किया जाता है उसी दिन जो है उसे सज़ा भी सुनाई दी जाती है, जो कि बहुत सारी जगहों पर जो है गलत माना गया है। क्योंकि आप देखिए कि जो स्टेट मतलब जो सरकारी वकील है, आप सपोज़ कीजिए उसे एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि ट्रायल के वक्त कि वो पूरे के पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करे, पूरे एविडेंसेस दे, पूरी बहस करे,
और जितना भी हो सके वो सारा जो है खुल के सामने रखे, ताकि एक एक्यूज्ड को जो है आपका कन्विक्ट घोषित किया जा सके। वहीं कन्विक्ट को जो बोलने का मौका दिया जाता है केवल और केवल तब दिया जाता है जब वो कन्विक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है कन्विक्शन डेट के बाद जो है अगली डेट आती है उसकी पनिशमेंट की। तो 2 या 3 दिन ही होते हैं इसके बीच में। ये 2 या 3 दिन जो होते हैं सिर्फ इन्हीं में ही जो है उसको अधिकार होता है ये बोलने का कि अपने बारे में अगर वो कुछ बात रखना चाहता है तो रखे। तो ये जो एक समय है ये बहुत ही इम्बैलेंस है। एक तरफ आप सरकारी वकील को इतना लंबा समय दे रहे हो ट्रायल का, वहीं दूसरी तरफ कन्विक्शन वाले को बहुत ही कम समय दिया जा रहा है। तो इसको एक इम्बैलेंस की तरह देखा गया है। थोड़ा सा बता दूं कि डेथ पेनल्टी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं। देखिए, डेथ पेनल्टी इससे ऊपर तो कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकती। किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना या डेथ पेनल्टी देना, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसको अवॉइड किया जाता है कोई भी हीनस क्राइम होता है तब। और इंडियन पेनल कोड में भी जो है आपका डेथ पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई है, जैसे कि मर्डर में। और इसके अलावा ऐसी कोई डेकॉइटी जिसमें आपका मर्डर हुआ हो, इसके अलावा स्टेट के खिलाफ वॉर करना या फिर ऐसा स्टेट के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ देना, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें जो है डेथ पेनल्टी को प्रेस्क्राइब किया गया है। और ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी फ़ाइनल है, एक बार दे दी गई तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ प्रोविज़न है कॉम्यूटेशन का, और आर्टिकल 72 के तहत जो है आपका प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो इस डेथ पेनल्टी को कम भी कर सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रोविजंस हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी को लेकर हैं। आगे चलकर जो राइटर हैं वो यही बताते हैं कि हिस्ट्री जो है इंडिया में ये इस तरह की रही है कि आज़ादी से पहले आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है हैंग कर दिया जाता था, डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी, इवन ट्रायल भी उनका नहीं होता था। और इंडिपेंडेंस के बाद एक बेटर जुडिशल सिस्टम आया है जिसने प्रॉपर जो है स्क्रूटनी की है किसी भी केस की, और उसके बाद डेथ पेनल्टीज़ दी गई हैं। और धीरे धीरे जो है प्रॉपर प्रोसीजर आया है, और ड्रास्टिकली जो है जो गलत तरीके से जो डेथ सेंटेंसेस के वो थे वो केसेस भी कम हुए हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी भी है इसको। कैपिटल पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस को लेके। और इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि सेक्शन 354 है जिसमें जजेस को ये बताना होगा कि स्पेशल रीजंस क्या हैं किसी को डेथ पेनल्टी देने के लिए। तो डेथ पेनल्टी को लेके जो है अलग अलग ग्रुप्स हैं और अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में हैं, वो नहीं चाहते कि डेथ पेनल्टी हो। जैसे इसमें हवाला देते हुए राइटर बताते हैं कि लॉ कमीशन ने जो है आपका फेवर किया है, 1967 के लॉ कमीशन ने डेथ पेनल्टी, और उनका मानना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अच्छा मेंटेन होता है डेथ पेनल्टी रखने से, क्योंकि डेथ पनिशमेंट अगर होगी तो वो एक भय, एक डिटरेंस क्रिएट करेगा क्रिमिनल के अंदर, और वो क्राइम करने से पहले 2-3 बार सोचेगा। वहीं आगे चलकर जो दूसरा है वो है ये है कि आप देखिए कि जब कोई डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें डेथ पेनल्टी जो है एक सिंबल है वायलेंस का, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो कल्चरल वायलेंस का सिंबल है। और ये कल्चरल वायलेंस का सिंबल हम दर्शा रहे हैं अपनी जजमेंट्स के अंदर। तो इसको जो है एक मोरल रिस्पॉन्स नहीं माना जा सकता किसी भी क्राइम के अगेंस्ट में। और ये एक गांधी जी की एक लाइन थी जिसमें कहा गया था, एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर हम किसी से व्यक्ति से दुश्मनी के भाव से जो है आगे बढ़कर चलेंगे तो इससे जो है हमारा भी घाटा होगा, उसका भी होगा, और ये पूरा जो समाज है ये एक अंधों का समाज बन जाएगा। तो ये एक कल्चरल वायलेंस का एग्जाम्पल है जिसको जो है हमें नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वहीं जो एक और ग्रुप है वो ये भी मानता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एक प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न का नाम है सोशल जस्टिस। प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया है, और सोशल जस्टिस एप्लीकेबल तभी होगा जब कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि स्टेट की ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब जिसने जो जैसा क्राइम किया है उसको वैसे ही क्राइम से जो है रिटेलिएट किया जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं अलग अलग ग्रुप्स ने दिए हैं डेथ पेनल्टी के फेवर में। वहीं इसके अलग जो है दूसरा एक धड़ा भी है जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में है। वो ये कहता है कि एमनेस्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 66% कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने अपने यहाँ डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया है। और ये भी कहते हैं कि इंडिया के कंटेक्स्ट में
ट्रायल कोर्ट्स में जो हैं बहुत सारे एरर्स होते हैं जजमेंट में, जो कि बार बार देखने में भी आए हैं, और क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो है एडजुडिकेशन इतना अच्छा नहीं है। ये सच भी है। आप देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है आपका कन्विक्ट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जब वो ऊपर हाई कोर्ट या अपर लेवल कोर्ट में जाता है तो वहाँ वो बरी हो जाता है, जो ये दिखाता है कि निचली कोर्ट में जो है कुछ जजमेंटल एरर्स थे जिनको कंसिडर नहीं किया गया था। तो इस तरह की जब अब सिचुएशन है अभी इंडिया के जुडिशल सिस्टम में, तो हमें चाहिए कि इस जुडिशल एबॉलिशन को अभी जो है कैंसिल, जुडिशल जो डेथ पेनल्टी है इसको एबॉलिश कर दिया जाए। एक आपका ये है इनका आर्ग्यूमेंट। दूसरा ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है, स्पेशली सोशल इनइक्वालिटी, और प्रॉपर मेरिट्स के आधार पे जो है किसी भी केस को जो है पूरा का पूरा स्टडी करना चाहिए, और इसमें देखना चाहिए कि जो व्यक्ति है क्या वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में आपका उसका जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में हुई है, क्या वो किसी तरह के कास्ट या बायस से आपका जूझ तो नहीं रहा था, किसी तरह का उसके साथ ट्रॉमा तो नहीं था। और अगर ये सब दिक्कतें हैं तो ये सब देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है आप जानते हैं वो पुअर है, और पुअर को ही जो है आपका पुअर है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, क्योंकि इन लोगों को ना तो उस तरह की शिक्षा मिल पाती है और हर लेवल पे जो है इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन जो लीगल असिस्टेंस इन्हें मिलता है भारत की स्कीम्स द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है या कोई दूसरे जुडिशियल एड सिस्टम्स हैं, वो भी इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं। तो इस तरह के कुछ आपके आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। दूसरा ये भी कहते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पेनल्टी है, वो किसी भी प्रिजनर को रिहैबिलिटेट नहीं करती। देखिए, अगर एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी गई है तो उसे पता है कि अब तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, मुझे वापस सोसाइटी में तो आना है नहीं, तो फिर मैं अपने अंदर क्यों ही बदलाव लाऊं। लेकिन पर्पस जो है पनिशमेंट का वो ये होना चाहिए कि जो है एक रिफॉर्मेटिव, एक बदलाव आए किसी व्यक्ति के अंदर। तो जब उसे पता है कि मैं वापस ही नहीं आऊँगा सोसाइटी के अंदर, तो वो किसी भी तरीके का कोई बदलाव अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इन्होंने सामने जो रखा है वो ये रखा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट, कि अगर किसी भी जजमेंटल एरर से, किसी भी आपका कोर्ट की गलती से 1% भी अगर किसी व्यक्ति की जो है डेथ पेनल्टी हो जाती है, किसी निर्दोष को अगर डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो ये पूरे के पूरे जो है जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा होगा। तो ऐसे कोई भी एक इनोसेंट व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, चाहे उसकी अबज में 100 लोग जो हैं आपके छूट जाएं। तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए भी डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में ये लोग वॉइस रेज कर रहे हैं। वहीं आगे चल के 2015 की जो रिकमेंडेशंस आई थी लॉ कमीशन को लेके, वो ये थी कि डेथ पेनल्टी का एबॉलिशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर केसेस में, एक्सेप्ट टेरर रिलेटेड केसेस। टेरर रिलेटेड केसेस को या फिर आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी केसेस में डेथ सेंटेंस को देना कोई ज़रूरी नहीं है। और इनफैक्ट 144 कंट्रीज़ ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हैं जहां उन्होंने एबॉलिश कर दी है अपने यहाँ से डेथ सेंटेंस। अब सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही पॉपुलर केसेस हैं जिनके ऊपर हमेशा चर्चा होती रहती है, और जब भी आप कभी डेथ पेनल्टी का कोई आंसर लिखें या कोई डिस्कशन करें तो इन केसेस का जिक्र ज़रूर करें, जिसमें पहला केस है बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा है राव जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जो डॉक्ट्रिन है रेयरेस्ट ऑफ रेयर का, वो जो है आपका बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही इवॉल्व हुआ था सबसे पहले। और बचन सिंह का ये जो केस है ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट्स को एग्जामाइन करना चाहिए द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और रिफॉर्मेलिटी ऑफ एक्यूज्ड, मतलब उन्हें ये तो देखना ही चाहिए कि कितनी बर्बरता हुई है किसी को क्राइम में करने में, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो किस तरह की कंडीशन में था, क्या उसके साथ किसी तरह का कोई सोशल स्टिग्मा था, क्या कोई ट्रॉमा में था वो, क्या किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को वो लगातार फेस कर रहा था। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए डेथ पेनल्टी को अनाउंस करने से पहले। वहीं रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, ये केस जो है बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ क्राइम को देखो, क्रिमिनल को मत देखो। मतलब ये देखो कि उसने कत्ल किया है और बर्बरता से कत्ल किया है, ये देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ किस किस तरीक़े की परिस्थिति थी, समाज में उसका किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ या उसकी फैमिली स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दोनों आपकी जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको जो है रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये दोनों ही जो है डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं और बिल्कुल एक अलग वर्डिक्ट जो है आपका सामने रखती हैं, जिनके कारण जो है अलग अलग कोर्ट्स जो हैं अलग अलग डिसीजन ले रही हैं सेम नेचर ऑफ ऑफेंस और सेम ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे। और इसी की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच डिसाइड करेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है, उनका ये कहना है कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी देखनी चाहिए,
हेरिडेटरी, उनकी किस तरीके से पेरेंटिंग हुई है, सोशलाइजेशन हुई है, या एजुकेशन लेवल क्या है, इन सब मैटर्स को जो है कंसिडर करना चाहिए वाइल अनाउंसिंग अ डेथ पेनल्टी। तो यही आपका सुप्रीम कोर्ट इसी पर काम कर रही है। आगे वे फॉरवर्ड में ये कह सकते हैं कि देखिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अपने आप में ये दिखाते हैं कैपिटल पनिशमेंट के कि कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कतें हैं, कुछ एरर्स हैं हमारी जजमेंट में, इतनी जो है फ्रीक्वेंटली एडजुडिकेशन नहीं होता, क्वालिटी ऑफ जजमेंट बहुत बेकार है, और एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है पूरे जुडिशरी सिस्टम का। तो ऐसे उसमें जो है एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए एबॉलिशन ज़रूरी हो सकता है इस सिचुएशन में। वहीं हम ये बात भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी है, अलग अलग तरीक़ा के कास्ट बाइज्ड हैं, क्लास बाइज्ड हैं, छुआछूत है, और बहुत सारी जो है सोशल ट्रॉमा में भी आदमी लोग गुजरते हैं। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करना होगा किसी भी तरह के डेथ पेनल्टी के एग्जीक्यूशन या सेंटेंस सुनाने से पहले। तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया है, ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। अब वो सेटल करेंगे सारे डिफरेंस को इस लॉ में। वहीं आगे कंक्लूजन में हम यही कहेंगे, जो फोकस है हमारा वो होना चाहिए कि एलिमिनेट करो क्रिमिनल को एलिमिनेट कीजिए, ना कि क्राइम को। सॉरी, फोकस जो है हमारा वो फोकस ये होना चाहिए कि हमें क्राइम को एलिमिनेट करना है, क्रिमिनल को नहीं। ये गलत हो गया, हमारा फोकस क्राइम को एलिमिनेट करना है, क्रिमिनल को नहीं। और किसी भी पनिशमेंट का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आदमी के अंदर बदलाव आए, ताकि एक ऐसा समाज बने जिस समाज में सभी लोग जो हैं शांतिपूर्वक रह सकें। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम जो है कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने का, राइट्स ऑफ क्रिमिनल एंड द राइट्स ऑफ विक्टिम। तो दोनों के अंदर जो है, चाहे विक्टिम हो चाहे आपके क्रिमिनल्स हों, इन दोनों के अंदर जो है बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विक्टिम्स को जो है पूरा आपका वो मिलना चाहिए जस्टिस, वहीं क्रिमिनल्स को भी जो है आपका एक पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट ऐसी हो ताकि उन्हें सुधार का मौका मिल सके। तो यही था पूरा का पूरा एडिटोरियल, इसी के रिगार्डिंग में था। और आगे चल के देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन के अंदर या जब भी क्या जजमेंट देगी, जो डिसीजन देगी, उसको भी हम जो है डिटेल्ड में इसी तरीके से कवर करेंगे। और इसी तरीके से रोज़ अपनी एनालिसिस देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।